गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट F1 यूनिट 1 लेक्चर 4 यानी यूनिट 2 का लेक्चर 4। आज का हमारा प्रकरण है शिक्षा के राजनीतिक आधार सेकेंड, यानी इसके पहले वाले वीडियो में हमने यही प्रकरण पढ़ाए हैं 1, उसमें से जो बचा हुआ है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा के राजनीतिक आधार के राज्य के स्वरूप निम्नलिखित है। सबसे पहला प्राचीन उदारवादी सिद्धांत, दूसरा है राष्ट्रवादी सर्वाधिकारवादी सिद्धांत, तीसरा है पूंजीवादी बनाम साम्यवादी राज्य, चौथा है अधिनायकवादी राज्य सिद्धांत, पांचवा है लोकतंत्र। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्राचीन उदारवादी सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया है कि ये जो सिद्धांत है दो तरह के हैं, कुछ अलग अलग विद्वानों ने उसे माना है। दूसरा आज हम लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रवादी सर्वाधिकारवादी सिद्धांत। तो राष्ट्रवादी सर्वाधिकारवादी सिद्धांत ये एक ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ राजा के बारे में ही सोचा जाता है, सत्ता के बारे में ही सोचा जाता है। इसमें आम आदमी के हित के बारे में बहुत कम सोचा जाता है। जैसे में यहाँ लिखा भी है, इस सिद्धांत के राजनैतिक चिंतक राज की सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं। यानी इस जो सिद्धांत है इसके जो राजनैतिक चिंतक है वो राज के सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं। यानी राज जो भी है वो सब राज के सत्ता ही है, यानी राज का सत्ता उच्च है, प्रथम स्थान है। इस सिद्धांत में व्यक्ति से राज की सत्ता उच्च है, यानी इस सिद्धांत में जो व्यक्ति से राज की सत्ता उच्च है, यानी व्यक्ति से ज्यादा राज का महत्व है और राज के हितों के आगे व्यक्ति के हित नगण्य है। यानी राज के हित के आगे व्यक्ति का हित कुछ भी नहीं है, ना के समान है। इस सिद्धांत में जनता के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक और पारिवारिक मामले में राज का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण रहता है। चले, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये जो राज्य है, सत्ता है, इसमें राज्य सत्ता प्रमुख है, यानी वहां की जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं है। इसमें यहाँ तक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक पारिवारिक मामला में भी राज का हस्तक्षेप होता है। राज की इच्छा पर ही शासन व्यवस्था चलती है और शिक्षा व्यवस्था राज के हित के लिए ही इसमें शिक्षा दी जाती है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होती थी जिससे राज का कल्याण हो, जनता के, आम जनता के लिए बहुत कम सोचा जाता है इसमें। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवादी बनाम साम्यवादी राज्य। पूंजीवादी बनाम साम्यवादी राज्य, यानी इसमें इस सिद्धांत के संस्थापक कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने समाजवादी और पूंजीवादी को भौतिक और आधारिक आधार पर भेद बताया है। यानी इसमें क्या है, इस सत्ता में दो तरह के लोग होते हैं। एक साम्यवादी, साम्यवादी वो होते हैं जो जनसाधारण होते हैं, जो पूंजीवादी के लिए कार्य करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादियों को विरोध करते हुए साम्यवादियों का समर्थन किया है। उन्होंने इसमें बोला है कि ये जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी वह दो तरह की थी, एक थी पूंजीवादी वर्ग के लिए और एक थी साम्यवादी वर्ग के लिए। तो पूंजीवादी वर्ग जो थे उन लोगों के बौद्धिक विकास की शिक्षा दी जाती थी जिससे वे उनके मानसिक विकास हो, और जो साम्यवादी लोग होते थे उनके लिए
खास करके कौशल विकास की शिक्षा दी जाती, हस्तकला की शिक्षा दी जाती थी, घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी, यानी कौशल विकास की शिक्षा दी जाती, जिससे बस वह अपने पेट पालन कर सके और राजा के लिए काम कर सके। लेकिन वहीं पूंजीवादी वर्ग में क्या था कि पूंजीवादी वर्ग के जो बच्चे होते थे उनके लिए बौद्धिक विकास की शिक्षा दी जाती थी, जो आगे चलकर शासन कर सके और साम्यवादी वर्ग पर शासन कर सके। तो इसमें तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि शिक्षा का जो स्वरूप है वह समान रूप से होना चाहिए, साम्यवादी वर्ग के लिए वही शिक्षा होनी चाहिए जो पूंजीवादी वर्ग के बच्चे के लिए है। तो कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी के उत्थान के लिए, साम्यवादी वर्ग के बच्चे के उत्थान के लिए उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिससे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के विकास हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे अधिनायकवादी राज्य सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अधिनायकवादी राज्य सिद्धांत। ये सिद्धांत कई स्वरूपों में देखने को मिलता है, जैसे कि एक तंत्र, अल्पतंत्र, कुलीन तंत्र, नाजीवाद, फाशीवाद, अन्य तंत्र इत्यादि। देखिए ये जो अधिनायकवादी राज्य सिद्धांत है इसमें क्या होता था, इसमें सत्ता किसी खास व्यक्तियों के हाथ में होता था, सत्ता पर अधिकार किसी, इसमें अगर क्या बोलते पीढ़ी दर जाती थी या कोई भी राजा अपने बाहुबल से सत्ता को प्राप्त कर लेते थे, जैसे नाजीवाद और फाशीवाद, कुलीतंत्र, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तो इससे इसमें भी वही होता था जो राज व्यवस्था में जो शिक्षा का स्वरूप था, इसमें भी राजा के बच्चे के लिए, कुलीन वर्ग के बच्चे के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था थी और समान वर्ग के बच्चे के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था थी। तो इसके समर्थक ने भी बोला कि किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब उस वहां की जनता को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें जर्मनी और फ्रांस में भी आप लोग जानते हैं कि कुलीन वर्ग सब नाजीवाद और फाशीवाद थी, तो अलग अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। तो वहां धीरे धीरे ऐसा शिक्षा व्यवस्था लागू किया गया जिससे सभी वर्ग के बच्चे का विकास होगा। अगला पॉइंट है हमारा लोकतंत्र। अगला है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जो वर्तमान में चल रहा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं है, चाहे वह कुलीन वर्ग के बच्चा हो या निम्न वर्ग के बच्चा हो, सभी के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें ये भेदभाव नहीं रखा गया है कि ये बड़े परिवार के बच्चा है, धनी मनी परिवार के बच्चा है तो वह अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और जो गरीब वर्ग के बच्चा है वह निम्न स्कूल में पढ़ेगा। यानी लोकतंत्र में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अपने योग्यता और रुचि के अनुसार हर व्यक्ति अपने बच्चे को शिक्षा दे सकता है, चाहे वह बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, कहीं भी शिक्षा देने का उसके पास अधिकार है। उसमें ये दबाया नहीं जा सकता है कि आप निम्न कुल के हैं तो आपका बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है या आप शिक्षा के प्राप्त करने योग्य नहीं है। अपने योग्यता के अनुसार सारे बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यहाँ तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की है, जिसमें